बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ हैं अज़हर अली आब्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करते हैं हमारे नाज़रीन खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा नाज़रीन। दिसंबर का महीना है और हमेशा आपको पता है कि दिसंबर के महीने में हमारी एक बहुत ही अहम मुअज़्ज़ज़ शख्सियत का विलादत का दिन होता है, जो कि पूरी आप देखिए दुनिया में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर टीवी चैनल्स पे बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है और सच टीवी तो पूरा अशरा उस पे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे कायद की, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के हवाले से आज पहली हमारी ट्रांसमिशन है। एक मखसूस टॉपिक हम रखते हैं जिस पर डेली गुफ्तगू होती है। मौजू आज का क्या है ये हमें बताएंगे अज़हर अली आब्दी साहब। जी सर। जी, जैसा कि आपने बताया कि सच टीवी का तो ये खासा रहा है कि वो अहम शख्सियात हों, अहम दिन हों, उन पर भरपूर प्रोग्राम पूरी तैयारी के साथ और बेहतरीन मेहमानों के साथ हम आते हैं। यकीनन। और जब कायदे आज़म की बात हो तो सच टीवी की रिवायत, जब से सच टीवी कायम हुआ है, कि पूरा अशरा कायदे आज़म पे किया जाता है। ये कायदे आज़म पर दूसरे चैनल्स पर प्रोग्राम्स तो होते हैं उसी दिन, लेकिन पूरा अशरा, बल्कि मैं तो कहता हूँ 5 दिन भी कहीं नहीं मनाए जाते, हम तो पूरा अशरा मनाते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि हम कायदे आज़म की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गुफ्तगू करते हैं और हमारी नौजवान नस्ल को मेमार पाकिस्तान, बाबाए कौम के हवाले से भरपूर मालूमात मिलती है। अब ज़ाहिर है आज पहला प्रोग्राम है, पूरा अशरा होगा, तो आज कायदे आज़म की ज़िंदगी के पस मंज़र पर गुफ्तगू होगी, यानी आपके घराने पर गुफ्तगू होगी, आपका बैकग्राउंड पर होगी, कैसा घराना था, आपके वालिद कैसे थे, बहन भाई कैसे थे, फिर ब्रॉटअप आपका कैसे था, और आप की तरबियत किन खतूत पर हुई, इस पर गुफ्तगू होगी। और हमारे साथ बहुत बेफिटिंग, बहुत शानदार मेहमान मौजूद हैं जो अपने मौजू पर दस्तरस रखते हैं, कायद से मोहब्बत भी करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आमना महमूद साहिबा मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर आमना महमूद हमारे मुल्क की मारूफ यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और पाकिस्तानियात के हवाले से भी आप बहुत एक्टिव हैं। माशाल्लाह, वेलकम करते हैं आपको डॉक्टर साहिबा। जी, हमारे दूसरी शख्सियत का तारुफ कराने की चंदा ज़रूरत नहीं है। हमारे मुल्क के बहुत बड़े हिस्टोरियन प्रोफेसर डॉक्टर रियाज़ अहमद साहब बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में रहे और बहुत से इदारों को आपने हेड किया, और हिस्ट्री पर और मुस्लिम लीग की तारीख़ पर, पाकिस्तान की तारीख़ पर आपकी किताबें बुनियादी हवालों की किताबें। ज़बरदस्त, आपको भी वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब। दोनों मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा करता हूँ। गुफ्तगू डॉक्टर रियाज़ अहमद साहब से। डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे 9 प्रोग्राम होते हैं, तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि भरपूर मौका मिलता है मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गुफ्तगू का हज़रत कायद के हवाले से। तो आज का मौजू बुनियादी तौर पर यही है कि आप किस फैमिली में पैदा हुए। एक बहुत प्रोमिनेंट, जिसको कहना चाहिए कि फैमिली, और एक बहुत प्रोमिनेंट लड़ी जो है वो है ज़ातों के हवाले से कह लें, ज़ात के हवाले से कह लें, और एक जो मखसूस तर्ज़ ज़िंदगी है उसके हवाले से कह लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको और आपके साथी को मुबारकबाद देता हूँ कि आप भी बड़े अरसे से ये कंटिन्यूसली प्रोग्राम कर रहे हैं। सच टीवी तो है ही है, लो आप भी सच टीवी का एक असासा है। बहुत शुक्रिया। और फिर जो कायदे आज़म पे आप प्रोग्राम करते हैं, ये महल में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में से कोई भी तो ये प्रोग्राम करने का एजाज़ हासिल नहीं है। बिल्कुल। कोई 1 घंटा, को आधा घंटा, को 15 मिनट कर लेगा। इवन पीटीवी का ये हाल है। तो बहरहाल बहुत बड़ी बात है ये। और आज जो आपने किया है कि उसकी कायदे आज़म की फैमिली बैकग्राउंड, इब्तदाई ज़िंदगी के हवाले में बड़ी बात है। इसमें पहली बात तो ये है कि जो पूंजा जिन्नाह कायदे आज़म के वालिद थे, वो इंडिया की जो रियासत गुजरात है, काठियावाड़, उसमें गोंदर रियासत के जी। और वो उनके बुज़ुर्ग जो है वहीं पर जो कुछ अर्सा 2-3 नस्लों में, कोई कहते हैं 2-3 नस्लों से, मेरे हिसाब से तो वो 3-5-6 सदियाँ पहले वो इस्लाम कबूल लाए, जो मेरी सच है। और वो इधर से ही, जो इधर मुल्तान और ये जो सिंध के इलाकों से ही हिजरत करके उधर गए थे। अच्छा। अब मेरा अपना
میں کہتے میں نے اس پہ لکھا نہیں ہے، ہر چیز تو بندہ نہیں لکھتا ہے. جی جی تو وہ پھر ان کے جو والد صاحب تھے بڑے ایکٹیو تھے اور بہت زیادہ نئے نئے انداز سے وہ پھر بامبے شہر میں آ گئے، وہاں پر 5-6 مہینے رہے. پھر ان کا کہ کراچی پورٹ اس وقت یہ 1880s کے جو ہے نا جو لیٹ 90s کی بات ہے یہ، تو کراچی کا انگریزوں نے یہ نئی پورٹ بنائی تھی، یہ ایک رائزنگ سٹی تھا. تو ان کا جناب بڑا ویژنری آدمی تھا ان کے والد صاحب. تو انہوں نے کہا کہ یہ نئے کاروبار کے لیے کراچی سوٹیبل پلیس ہوگا. بالکل. تو اس لیے وہ کراچی میں کھارا در جو علاقہ ہے اس میں آ کر وہ رہائش پذیر ہوئے. صحیح. اور وہاں پر قائد اعظم کا ان کا پہلا بیٹا جو ہے وہ محمد کھارا در علی ابھی جناح. بھی بڑا مشہور علاقہ ہے محمد کراچی کا. جی کھارا در ابھی میں نے گیا ہوں کئی جگہ وزٹ کیا، آج کل میوزیم بھی ہے وہاں پر. تو وہ جو ہے 25 دسمبر 1836 کو وہاں پیدا ہوتے ہیں. یہ ان کا بڑا بیٹا ہے. باقی فیملی کا دیکھیں تو یہ ملا کے 4 بھائی ہیں، 3 بہنیں ہیں. ٹھیک ہے. سب سے بڑی چھوٹی بہن وہ فاطمہ جناح جو قائد اعظم کے آخر دم تک ساتھ رہی ہے. تو باقی میں نام کے باقی ہمارا اور بھی ہمارے ساتھی اس میں اچھا لیں گے، میں آخر اس سلسلے میں ابھی بات کرنے چلا گا ہوں کہ نام بھی اتنا کمال کا رکھا ہے کہ حضور پاک کے نام سے ہے، پھر حضرت علی کا نام محمد، پھر علی کا نام ہے. ٹھیک ہے. پھر جناح، میں نے اپنی کتاب جو تھیسس قائد اعظم پہ لکھا ہے قائد اعظم کے کانگریس لائف میں، اور اس میں جب 81 میں انگلینڈ میں گیا تو میں اس کا جناح، یہ جناح سے جو عربی کا لفظ قرآن پاک میں بھی آتا ہے، یہ میں نے اس میں لکھا بھی اپنی کتاب میں، فوٹ نوٹ میں ہے جناح کے میں نے شیلڈ کیا تھا. تو قائد اعظم کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا کہ وہ اپنی پوری قوم کے لیے شیلڈ بن کے ابھرا. بالکل صحیح. بالکل. ڈاکٹر صاحبہ بہت وسیع موضوع ہے، اور ابھی جیسے ذکر کیا کہ قائد اعظم کا جو بیک گراؤنڈ، جو خاندانی پس منظر، وہ بہت ہی رچ ہے. یعنی جو آپ جس خاندان میں پیدا ہوئے، جس قبیلے میں پیدا ہوئے، اس کی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا پوری ایک تاریخ ہے اور پورا ایک کلچر ہے. اور قائد اعظم ظاہر ہے پھر اس تاریخ اور کلچر کے ایک میں تو کہوں گا نمائندے کے طور پہ بن کے ابھرے. جی بالکل. یہ کہ جیسے ڈاکٹر صاحب مینشن کر رہے تھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خالصتاً مسلم ٹریڈیشن یعنی کہ تجارت کو اپنایا انہوں نے. اور اس زمانے میں ان کا اتنا ویژن تھا کہ انہوں نے ہجرت کی اور وہ نئی جگہ پہ آباد ہوئے. اور یہ بھی بڑا ڈائنامک ہونے کی ایک دلیل ہوتی ہے، ورنہ لوگ تو اسٹیریوٹائپ رہتے ہیں، جہاں پہ رہ رہے ہیں وہیں پہ چلتے رہتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قائد اعظم کا بلڈ کیا تھا نا. ان کا بلڈ تھا کہ انوویشن اور ڈیئرنگ سٹیپس لینا زندگی میں. تو یہ انہوں نے اپنے والد سے انہیرٹ کیا کہ وہ نئی جگہ پہ آئے، اپنی بیوی کو بھی لے کے آئے. اچھا، اس میں ایک اور بڑی اچھی بات ہے کہ اس زمانے میں بھی ان کا خاندان اتنا انلائٹنڈ تھا کہ جہاں وہ گئے تو اپنی بیگم کو بھی ساتھ لے کے گئے. ورنہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ابھی بھی اسٹل پنجاب کے دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ تو چلا جاتا ہے باہر کام کرنے کے لیے اور بیوی کو گھر رکھ لیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کو بعد میں بھیجیں گے جب یہ سیٹل ہو جائے گا. لیکن وہ ساتھ لے کے آئے. وہ بعد بھی بعض اوقات نہیں آتا، وہ بعد بھی نہیں آتا ہے نا، بعد بھی نہیں آتا بلکہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا. تو اس میں یہ کہ قائد اعظم کی جو فیملی ہے اس شروع سے ایک انلائٹنڈ اور ویژنری فیملی ہے. اور وہاں پہ عورتوں کی رسپیکٹ اس طرح سے ہے کہ وہ خاتون کو بھی ساتھ لے کے آئے اور پھر وہاں سے انہوں نے اپنی نئی فیملی کا آغاز کیا. اور جب اس طرح کے لوگوں میں تربیت ہوئی ہو تو اور بلڈ بھی ایسا ہی ہو تو پھر ہمیں آگے سے قائد اعظم ہی ملنے تھے. کیونکہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ ایسے ہے کہ جیسے جھاڑ میں جو ہے وہ پھول نہیں اگا کرتے، کول نہیں اگا کرتے. والدہ تھیں وہ بھی بالکل اسی طرح ایک بہت رچ کلچر کی فیملی سے تھیں، اور جنگجوؤں کی فیملی سے تھیں اور بادشاہوں کی فیملی سے تھیں. تو وہ بھی کافی مجھے لگتا ہے کہ پارٹیسپیٹ کرتی تھیں قائد اعظم کے ساتھ لائف میں. جی ڈاکٹر صاحب آپ اس میں. ہاں میں بالکل صحیح آپ نے کہا. میں اس میں ایک دو چیزیں اور بھی ہمیں اس میں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب وہ یہاں پر آئے اور ان کی فیملی میں ایجوکیشن گھر میں بچوں کو سنائی میں
जो बड़े जो वज़ फैमिलीज थी अपने बच्चों को शुरू की 3-4-5 क्लासेस घर में पढ़ाते थे। बिल्कुल सही। तो कायदे आज़म को घर में पढ़ाया गया, जी, ये बड़ी अहम बात क्योंकि आप उनकी कर रहे हैं। माँ ने उनके बाप ने पढ़ाया। जी। ये बड़े कम लोग जानते हैं, क्योंकि माँ 4-5 क्योंकि साल आजकल तो 2.5-3 साल का बच्चा स्कूल जाना नहीं, शुरू कर वो देता उनका है। जो पुरानी ट्रेडिशन यही है जी, जी। कि माँ बाप या उनका कोई बुजुर्ग जो है वो उनको पढ़ाता था। उनसे बच्चों में बड़ी पुख्तगी पैदा होती है। पढ़ने का बड़ा शौक था। बाद में एक जगह आता है कि वो बंटे का खेल है, वो हेक्टर बंटे ने गलत लिखा है। अच्छा। आई डोंट एग्री विद दैट। सही। वो बंटे शंटे खेलने वाली बातें जो गलत है। तो इस बच्चे को देखो जी, बचपन में वो जब फिर इसमें जब यहाँ से जब जो शुरू की 4-5 क्लास से घर में पढ़ा कर तो उसको 5वीं 6वीं में दाखिल किया जाता है, तो उस बच्चे में कोई टैलेंट है तो दाखिल किया जाता है ना। जी बिल्कुल ठीक। और उस वक्त जो है कायदे आज़म जो है ये गुजराती लैंग्वेज का बैकग्राउंड है इनका, जी जी। कि गुजराती ज़ुबान का, तो गुजराती भी इनको वो तो मादरी ज़ुबान थी इनकी, फिर इनको सिंधी भी आती थी, फिर इनको उर्दू भी आती थी, और फिर साथ साथ अरबी और फारसी भी उस वक्त सिखाई जाती थी। उस टाइम बच्चों को बहुत ट्रेन किया जाता। क्यों? ये जब उस वक्त ये राज खुला जब कायदे में इंग्लैंड गया, तो उसमें उसने जो एडमिशन की एप्लीकेशन दी है वो मैंने डिस्कवर की 81 में, इंग्लैंड से मैंने डिस्कवर की थी लिखने में से। सही, उसका अक्स भी आपने दिया अपनी किताब। हाँ जी, तो वो उसमें कायदे आज़म ने खुद लिखा है कि आपके यहाँ लातीनी ज़ुबान पढ़ाई जाती है, लैटिन जो है, तो वो लॉ के स्टूडेंट के लिए लाजमी है। लेकिन ये भी एग्जाम्पशन है कि इंडिया पाकिस्तान से अगर बच्चा मुसलमान है उसने अरबी फारसी पढ़ी हो, और अगर हिंदू है तो उसने संस्कृत पढ़ी हो, उसको एग्जाम्पशन मिल जाती है। मैं एक लैंग्वेज नहीं कहा, आई नो दी ऑल दी क्लासिकल लैंग्वेजेस विच द मुस्लिम चिल्ड्रन आर टॉट। इसका मतलब है कि उसको अरबी और फारसी आती थी जब वहाँ पर गया। सही। और उसका फिर उन्होंने लिंकन जिम में वहाँ पर 4 लॉ कॉलेजेस हैं जिनका बोर्ड ऑफ गवर्नर एक है। सही। जो ऐसे बच्चे होते हैं उनको एग्जाम्पशन देने के चारों प्रिंसिपल बैठ के इंटरव्यू करते हैं। कायदे का इंटरव्यू किया गया, उसको उन्होंने चेक किया, एक्सपर्ट्स को बुलाया कि वाकई इसको अरबी भी आती है और फारसी भी आती है, आप अंदाजा करें। तो ये अंदर इतना टैलेंटेड बंदा, और फिर आप देखें कि इसके साथ ही मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, 3 साल का कोर्स, इतना ये वो उसमें डायनामिक पर्सनैलिटी है कि वो उसको का एक तो 22 स्टेजेस में पास करने का होता है, एक बाई कंप्रिहेंसिव पास करने का उस टाइम पे होता था। उसका पार्ट्स नहीं, ये जो ना कंपार्टमेंट वगैरह अलाउड नहीं थी। सही है। एक भी सब्जेक्ट में फेल होगा तो फेल है। तो कहने का मकसद है कि इसने 6 महीने बाद इम्तहान देना शुरू कर दिया कंप्रिहेंसिव। ये पहले 2 में फेल हुआ है, तीसरे में पास हो गया, और वो भी 2 साल के अंदर कर लिया है। 3 साल का कोर्स 2 साल में ही पास दी भारत लॉ एग्जामिनेशन, और ही हैड फुली डेवलप्ड द नॉलेज ऑफ लैटिन। और जो नीचे लातीनी ज़ुबान की लॉ कॉलेजेस की किताबें थी वो पढ़कर अपने उस्तादों से सेमिनारों में हिस्सा लेता था। ये उसका कमाल है। जी, ये डॉक्टर साहब इसमें जो अभी आपने भी कहा और डॉक्टर रियाज अहमद साहब ने भी, मुझे लगता है वो जो घर की एक इब्तदाई तालीम होती है उन दिनों उसकी ट्रेडिशन बहुत मजबूत थी। गुजराती में पढ़ा कायदे आज़म ने पहली 3-4 क्लासें जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि जो उस वक्त इसातिज़ा घर में तवज्जो से बुनियाद बनाते थे वो सारी ज़िंदगी काम आती थी। इससे मैं ये हिंट ले रहा हूँ कि घर में माँ बाप को बहरहाल बच्चों की तालीम पर और ख़ास तौर पर छोटे बच्चों की तालीम से अटैच रहना ज़रूरी है। कायदे आज़म में ये जो करैक्टरिस्टिक्स पैदा हुई इस पर उसका दखल लगता है बहरहाल। जी, मेरा भी ये ख्याल है कि डॉक्टर साहब आपने देखा है कि हमने साइकोलॉजिस्ट की बड़ी रिसर्चेस पढ़ी हैं कि बच्चे का जो माइंड है वो 5 साल की उम्र तक बन जाता है, और 10 साल की उम्र तक उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। तो अगर पहले 5 साल अगर उस पर मेहनत ना की जाए और हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद ये बात कंटिन्यू करें इंशाल्लाह। यकीनन नाज़रीन, कायदे आज़म से मुताल्लिक़ उनके घराना, उनका ख़ानदान का तारुफ, उस पर बहुत ही खूबसूरत इंटरेस्टिंग डिस्कशन का सिलसिला जारी है। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।